नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर के प्रीवियस ईयरली जो क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, जिन जिन टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हम सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो पहला सवाल होगा वो होगा, व्हाट इज़ द नॉर्मल नियोनेटल हार्ट रेट। सो यहाँ पे उसके ऑप्शंस है 120/160 बीट पर मिनट, 100/120 बीट पर मिनट, 160/20 बीट पर मिनट, 80 to 100 बीट पर मिनट। सो इसका सही जवाब क्या होगा? तो नियोनेटल होता है उसका हार्ट रेट क्या हो सकता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 120/160 बीट पर मिनट। नियोनेटल का जो नॉर्मल वाइटल्स होते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, ये आप ध्यान से देख लो। टेम्परेचर जो होता है तो 36.5 to 37.5 सेल्सियस, पल्स रेट 120/160 बीट्स पर मिनट, रेस्पिरेशन 40 to 60 बीट्स पर मिनट, ब्लड प्रेशर 60/40 mmHg, एंड सैचुरेशन लेवल 95 to 100% इसका सैचुरेशन लेवल होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the which of the following is not transmitted by the needle stick injury। निडल स्टिक इंजुरी से इनमें से कौन सा डिसीज़ है जो ट्रांसमिट नहीं होता? ऑप्शन ए HIV, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी स्क्रब टाइफस, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस सी। सो HIV, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, ये डिसीज़ जो होते हैं वो निडल स्टिक इंजुरी से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे पूछा है कौन सा हो नहीं सकता, तो इसका जवाब सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्क्रब टाइपस। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कोल्ड चेन मस्ट बी मेंटेन। इनमें से कौन सी वैक्सीन ऐसी है जिसको कोल्ड चेन में मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है? ऑप्शन ए किल्ड वैक्सीन, ऑप्शन बी लाइव वैक्सीन, ऑप्शन सी टॉक्साइड्स, ऑप्शन डी सीरम। सो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी लाइव वैक्सीन्स होगा, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट दी गई है ऐसे कौन से वैक्सीन्स है जिनका जो लाइव वैक्सीन कौन कौन से है और किल्ड वैक्सीन कौन कौन से होते हैं। लाइव वैक्सीन में BCG, इन्फ्लुएंजा, MMR, पोलियो, रोटावायरस, टाइफॉइड, देन चिकन स्मॉल पॉक्स, येलो फीवर, जोस्टर, these all are come under the live vaccines, and under kill vaccine DPT, hepatitis A, hepatitis B, HPV, IPV, देन मेनिंगोकोकल, ये सारे टाइफॉइड, रेबीज, ये जो सारे हैं वो किल वैक्सीन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब मोस्ट पेनफुल टाइप ऑफ बर्न कौन सा होता है? ऑप्शन ए फर्स्ट डिग्री बर्न, ऑप्शन बी सेकेंड डिग्री बर्न, ऑप्शन सी थर्ड डिग्री बर्न, ऑप्शन डी फोर्थ डिग्री बर्न। सो बेसिकली हमें बर्न्स के जो टाइप होते हैं वो हमें पहले पता होना चाहिए। सो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, सेकेंड टाइप ऑफ डिग्री, सेकेंड डिग्री बर्न। सो यहाँ पे वीडियो में फ़ोटो में दिखाया गया हुआ है कि फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न एंड दिस इज़ फोर्थ डिग्री बर्न। और यहाँ पे स्किन के लेयर दिए गए हैं, दिस इज़ एपिडर्मिस, दिस इज़ डर्मिस, दिस इज़ एडिपोस टिश्यू, दिस इज़ मसल एंड अंडर दिस बोन। सो यहाँ पे फर्स्ट डिग्री बोन में सिर्फ एपिथेलियम इन्वॉल्व होता है, और सेकेंड डिग्री बोन में एपिथेलियम एंड एपिडर्मिस एंड डर्मिस इन्वॉल्व होता है सेकेंड डिग्री बर्न में, और थर्ड डिग्री बर्न में एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सम अमाउंट ऑफ एडिपोस टिश्यू may also involve, and फोर्थ डिग्री बर्न में टोटल एपिडर्मिस, डर्मिस, एडिपोस टिश्यू, मसल एंड बोन विजिबल होता है उसमें, उसको फोर्थ डिग्री बर्न कहते हैं। सो मोस्ट पेनफुल जो बर्न होता है वो सेकेंड डिग्री बर्न होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रबिंग विल बी कंसिडर्ड एज। सो इसमें से कौन सी स्क्रबिंग है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं? सो केमिकल डिसइंफेक्शन, फर्स्ट इज ऑप्शन ए केमिकल डिसइंफेक्शन, ऑप्शन बी फिजिकल डिसइंफेक्शन, ऑप्शन सी फिजिकल स्टरलाइजेशन केमिकल, एंड ऑप्शन डी केमिकल स्टरलाइजेशन। सो स्क्रबिंग हम किसको कंसिडर कर सकते हैं इसमें से? सो स्टरलाइजेशन तो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि स्टरलाइजेशन इज अ कंप्लीट रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
उसको स्टरलाइजेशन कहते हैं, केमिकल हो या फिजिकल हो। इसमें बचता है केमिकल और फिजिकल। सो स्क्रबिंग हम दो तरह से करते हैं। एक तो हम अगर पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव या प्री ऑपरेटिव हो, उसको प्रिपरेशन के लिए या वुंड स्टरलाइजेशन के लिए हम उसको वुंड डिसइंफेक्शन के लिए हम फिजिकल डिसइंफेक्शन का यूज़ करते हैं। केमिकल डिसइंफेक्शन गलत जवाब है, तो इसका सही जवाब होगा फिजिकल डिसइंफेक्शन। So next question is extra calorie needed during second trimester of pregnancy is कितनी अमाउंट की एक्स्ट्रा कैलोरीज प्रेग्नेंट वुमन को सेकेंड ट्राइमेस्टर में ज़रूरी होती है। यहाँ पे ऑप्शन ए है 300 किलो कैलोरीज, 400 किलो कैलोरीज, 600 किलो कैलोरीज एंड 700 किलो कैलोरीज। सो 300 किलो कैलोरीज इसका जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि 300 किलो कैलोरीज हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन बिटवीन ऑफ 150 टू 300 किलो कैलोरीज लगती है। इन सेकेंड ट्राइमेस्टर इसका सही जवाब जो होगा वो 500 किलो कैलोरीज, 500 किलो कैलोरीज इसका सही जवाब होगा। थर्ड ट्राइमेस्टर में 600 किलो कैलोरीज रिक्वायरमेंट होती है। और ऑप्शन आफ्टर प्रेगनेंसी ड्यूरिंग लैक्टेशन 700 किलो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द वुमेंस वेट, प्रीमोडियल कंडीशंस, लाइफस्टाइल, इसके अकॉर्डिंग ये कैलोरीज की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। ऑप्शन बी। सो विच ब्लड ग्रुप इज़ नोन एज अ यूनिवर्सल रेसिपेंट, मतलब ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो बाकी सभी ब्लड ग्रुप से ब्लड रिसीव कर सकता है। ऐसा पर्सन जो बाकी सभी ब्लड ग्रुप के लोगों से ब्लड रिसीव कर सकता है। सो इसका जवाब होगा, क्या हो सकता है इसका जवाब। सो इसका जवाब जानने से पहले हम यहाँ पे एक चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखो डोनर्स ब्लड टाइप एंड दिस इज रेसिपिएंट डोनर टाइप। हमें क्या देखना है, यूनिवर्सल रेसिपेंट। ओके, रेसिपेंट, यूनिवर्सल रेसिपेंट मतलब ए बी पॉजिटिव पर्सन कैन गेट अ ब्लड फ्रॉम ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव, बी निगेटिव, बी पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए पॉजिटिव, ए बी निगेटिव एंड ए बी पॉजिटिव। दिस ऑल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप कैन डोनेट ब्लड टू द ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पर्सन। सो यहाँ पे हमें ये जो ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है वो हमें यूनिवर्सल रेसिपिएंट की तरह हमें दिखाई देता है। और यूनिवर्सल डोनर कौन है, सो यूनिवर्सल डोनर जो होगा वो ओ निगेटिव होगा। सो इसका सही जवाब क्या होगा, सी, ऑप्शन सी, ए बी पॉजिटिव। ओके, द फर्टिलाइज ओवम रीचेस टू द यूट्रस इन हाउ मेनी डेज। सो जो फर्टिलाइज ओवम होता है वो यूट्रस में कब तक, कौन से दिनों में पहुंचता है। सो इसका जवाब क्या हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इसका जवाब क्या हो सकता है। सो इसका जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, 10 to 12 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच वीक मदर फील द मूवमेंट ऑफ द बेबी। सो ऑप्शन ए 10 to 12 weeks, ऑप्शन बी 12 to 14 weeks, ऑप्शन सी 14 to 16 week, ऑप्शन डी 18 to 20 weeks। सो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 14 to 16 weeks। So which of the following is the first discovered vaccine? So option A chickenpox, option B rabies, option C smallpox, option D H1N1 फ्लू। तो यहाँ पे मैंने पूरी तरह से जो डायग्राम दिया गया है इसमें कौन सी सेंचुरी में कौन सा वैक्सीन डिस्कवर किया गया, कौन से साइंटिस्ट के द्वारा ये वैक्सीन डिस्कवर किया गया। फर्स्ट स्मॉल पॉक्स वैक्सीन डिस्कवर हुआ, उसके बाद रेबिस वैक्सीन डिस्कवर हुआ, उसके बाद टाइफॉइड वैक्सीन डिस्कवर हुआ, उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन डिस्कवर हुआ, उसके बाद इन्फ्लुएंजा वैक्सीन 1942 में डिस्कवर हुआ, पोलियो वैक्सीन 1953 में डिस्कवर हुआ। इन अर्ली 20th सेंचुरी 1969 में हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन डिस्कवर हुआ, 1971 में MMR का वैक्सीन डिस्कवर हुआ, 1977 में निमोकोकल वैक्सीन डिस्कवर हुआ, 1995 में हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन और 2006 में HPV वैक्सीन डिस्कवर हुआ। तो इसका जो सही जवाब होगा वो स्मॉल पॉक्स, इसका जो सही आंसर होगा वो स्मॉल पॉक्स होगा। ओके,
So next question, which among the following is responsibility of the scrub nurse in the operation theater? So ऑपरेशन थिएटर में जो स्क्रब नर्स रहती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये हमें पहले पता होनी चाहिए. सो उससे पहले दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि ऑपरेशन थिएटर में किन दो तरह की नर्सेस होती है. सो फर्स्टली ऑपरेशन थिएटर में किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन से दो तरह की नर्सेस ऑपरेशन थिएटर में मोस्टली वर्क करती है. इन द पेयर. सो पैर में वर्क करने के लिए एक सर्कुलेटरी नर्स होती है और एक स्क्रब नर्स होती है. बहुत से ऐसे वाइवा होते हैं जिनमें आपको पूछा जाता है स्क्रब नर्स का क्या काम रहता है, सर्कुलेटरी नर्स का क्या काम रहता है. सो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. सो पहले हम सर्कुलेटरी नर्स का काम देख लें तो इसके बाद स्क्रब नर्स का काम देख लेते हैं. सो सर्कुलेटरी नर्स जो होती है वो पेशेंट को ओटी के लिए प्रिपेयर करना, प्री ऑप में बुलाना, पेशेंट के पूरे ऑर्नामेंट्स वगैरह निकाल के उसको ऑपरेशन के लिए तैयार करवाना, शेविंग वगैरह करवाना, पेशेंट को वेरीफाई करना, पेशेंट की सर्जरी वेरीफाई करना, पेशेंट का कंसर्ट लेना, पेशेंट का कंसर्ट लेना, जो ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट सर्जरी के जो इंस्ट्रूमेंट है उनके अरेंजमेंट करवाना, सर्जन को ग्लविंग एंड गाउनिंग करवाना. ये सारी जो चीज़ें है वो सारी सर्कुलेटरी नर्स करवाती है. और जो स्क्रब नर्स होती है वो सर्जन को ड्यूरिंग सर्जरी असिस्ट करती है. ड्यूरिंग सर्जरी वो असिस्ट करते टाइम उसकी जो काम रहते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि गॉज का काउंट रखना, देन मॉप का काउंट रखना, इंस्ट्रूमेंट का काउंट रखना, अमाउंट ऑफ फ्लूइड कितना यूज़ किया गया है वो काउंट रखना, क्योंकि जो फ्लूइड यूज़ करते हैं वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाए तो हमें बाद में ये पता चलता है कि ब्लड लॉस कितना हुआ है और फ्लूइड कितना लिया गया है. वो सारी चीज़ें हमें एंड में कैलकुलेट करनी पड़ती है. सो ये सारी चीज़ों का काम स्क्रब नर्स का होता है. सो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शन ए वेरीफाई एंड इन्फॉर्मिंग कंसर्न जो होता है वो सर्कुलेटरी नर्स का काम होता है. असिस्टिंग द सर्जन इन ग्लविंग एंड गाउनिंग ये भी सर्कुलेटरी नर्स का काम होता है. एंड मेंटेनिंग द काउंट रिसीविंग द पेशेंट ये भी सर्कुलेटरी नर्स का काम होता है. मेंटेनिंग द काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड ये होता है स्क्रब नर्स का काम. सो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन डी होगा. While collecting history from the client admitted in the emergency department, which among of the following reported by the client is considered as the subjective data? So, while creating a nursing diagnosis or nursing care plan, primarily nurse do collect two types of data. One is subjective data and another is objective data. So subjective data is data which is provided by the patient verbally to the nurse. ये होता है subjective data. And objective data after the confirmation or after the visual inspection, the data which nurse got फ्रॉम द पेशेंट उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा. सो इसमें से कौन सा ऐसा डेटा है जो पेशेंट जो नर्स को सब्जेक्टिव डेटा की तरह से लेना चाहिए. सो फर्स्ट ऑप्शन है वीकनेस, सेकेंड इज इश्चरस, ऑप्शन सी इज हीमोफाइसिस, ऑप्शन डी इज मेलिनिया. सो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि पेशेंट खुद से बताएगा कि मुझे वीकनेस है. सो दिस इज द सब्जेक्टिव डेटा. द नर्स इज मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड. सो ये पहले पूरे तरह समझ लो. द नर्स वुड बिकम द मोस्ट कंसर्न विथ विच साइन दैट could indicate the involved complication. सो पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में एक पेशेंट आया हुआ है और ऐसा कौन सा साइन है जो नर्स को कॉम्प्लिकेशन की तरह से उसको लेना चाहिए या समझना चाहिए कॉम्प्लिकेशन का साइन है. सो ऑप्शन ए है इंक्रीज रेस्टलेसनेस, ऑप्शन बी इज पल्स रेट 86 बीट्स पर मिनट, ब्लड प्रेशर 110/70 mmHg and hypoactive bowel sound in all 4 quadrants. So इसमें से कौन सा ऐसा साइन है जो नर्स को कंसिडरेशन में लेना चाहिए इन प्री ऑपरेटिव पीरियड.
सो हम फर्स्टली जब भी हम क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करें तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या होता है जो आपको इनअप्रोप्रिएट लग रहे हैं ऑप्शंस उसको पहले कट करते चलो। सो मुझे लग रहा है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 होता है। सो ये जो है वो नियरली अराउंड उसके पास ही है, तो ये तो नहीं बनेगा। सो ऑप्शन बी भी 86 बीट्स पर मिनट आफ्टर ऑपरेशन, दिस इज़ नॉर्मल हार्ट रेट। सो अभी बचता है इंक्रीज रेस्टलेसनेस एंड हाइपो एक्टिव बावेल साउंड इन ऑल फोर क्वाड्रेंट। सो जो पेशेंट होता है वो ऑपरेशन के लिए आने से पहले उनको NBM रखा जाता है, मतलब नथिंग बाय माउथ दिया जाता है। सो उसकी जो बावेल मूवमेंट होगी वो ऑब्वियसली कम होगी, तो हाइपो एक्टिव मूवमेंट होगी, तो हाइपो मतलब कम, हाइपो एक्टिव मूवमेंट होगी तो इट्स एन ऑब्वियस कि उसकी जो बाउल मूवमेंट होगी वो हाइपो ही होगी, कम ही होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा जो इंक्रीज रेस्टलेसनेस, क्योंकि आफ्टर ऑपरेशन आफ्टर सर्जरी पेशेंट को पेन होता है, पेन के लिए उसको पेन किलर दिए जाते हैं। जो भी बीपी अगर कम हो तो उसको बीपी रेगुलेशन के लिए उसको IV से IV फ्लूइड दिए जाते हैं। फिर भी अगर उसको रेस्टलेसनेस हो मतलब वो कॉम्प्लिकेशन का साइन होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a family planning nurse was educating a woman regarding oral contraceptives. She instructed her to take pill on same time every day. What is the reason behind the statement? Option A, make it as a routine. Option B, reduce the side effect of the oral contraceptives. To maintain the hormonal level in blood, prevent drug to drug interaction. प्रिवेंट ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन। सो एक फैमिली प्लानिंग नर्स है जो वुमन को काउंसलिंग कर रही है कि कॉन्ट्रासेप्टिव डेली सेम टाइम पे क्यों लेनी चाहिए। सो उसका जो उसके पीछे का जो रीज़न है वो नर्स क्या बता सकती है। सो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। प्रिवेंट ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन, इसमें तो दूसरा अगर कोई ड्रग ले रही होगी वो वुमेन तो उसके लिए बोल सकती है, या टू मेक एट एज अ रूटीन ये भी नहीं होगा। टू रिड्यूस द साइड इफ़ेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर डेली कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे तो पहले दिन ही उसको उसके जो भी साइड इफ़ेक्ट या उसके एलर्जिक रिएक्शन या जो भी कुछ होगा वो पहले दिन ही उसको वो मन में दिखने चालू हो जाएंगे, तो उसके लिए डेली लेना की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा टू मेंटेन द हार्मोनल लेवल इन द ब्लड। द अबगार स्कोर 9 मीन्स द न्यूबॉर्न इज, मतलब जो न्यूबॉर्न होता है उसका जो आफ्टर डिलीवरी फर्स्ट 5 मिनट्स में जो अबगार टेस्ट करते हैं उसका स्कोर अगर 9 आता है तो उसको क्या कंसिडर करेंगे, नॉर्मल कंसिडर करेंगे या बेबी डिस्ट्रेस है ऐसा कंसिडर करेंगे, बेबी साइनोटिक है या ऐसा कंसिडर करेंगे, या हाइपोक्सिक है ऐसा कंसिडर करेंगे। सो बेसिकली अबगार स्कोर 9 मीन्स आपको पता होना चाहिए अबगार को क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है उसको देख लेते हैं। सो बेसिकली जो अबगार है इसका जो फुल फॉर्म है वो है A मीन्स एक्टिविटी, P मीन्स पल्स, G मीन्स ग्रीवेंस, A मीन्स अपीयरेंस मतलब स्किन कलर, R मीन्स रेस्पिरेशन। सो यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं 0 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, मतलब अगर एक्टिविटी बच्चे की मतलब मसल टोन अपसेंट है तो उसको 0 मिलेंगे, अगर उसकी एक्टिविटी आर्म एंड लेग्स फ्लेक्स्ड है तो 1 पॉइंट मिलेगा, और अच्छी एक्टिविटी मूवमेंट अगर अच्छी है तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे। सो यहाँ पे पल्स अगर बेबी की अपसेंट है तो उसको 0 मिलेंगे, उसकी 100 के ऊपर अगर है तो उसको 2 पॉइंट मिलेंगे। उस ऐसे ही अपीयरेंस, ग्रीवेंस, रेस्पिरेशन का पूरी तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन दिए गया है। और अगर इसको क्लासीफाई भी किया हुआ है, अगर बेबी का 0 to 3 स्कोर आता है तो उसको हम सीवियरली डिप्रेस्ड बेबी कहेंगे, मतलब उसको अर्ली इंटरवेंशंस की ज़रूरत है और उसको NICU की भी ज़रूरत पड़ सकती है, उसको प्रोग्रेसिव केयर की भी, नर्सिंग केयर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और दूसरा जो है मॉडरेटली डिप्रेस, मतलब बेबी अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जा सकता है और उसको अच्छे से केयर करने के बाद वो नॉर्मल स्टेट में आ सकता है। उसका स्कोर जो है 4 to 6 रहेगा। और उसके बाद जो एक्सेलेंट कंडीशन मतलब 7 to 10 के बीच में अगर उसके पॉइंट्स आते हैं तो उसको एक्सेलेंट कंडीशन कंसिडर किया जाएगा। सो यहाँ पे इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 9 मीन्स 9 स्कोर आ रहा है तो 7 to 10 मतलब वो नॉर्मल बेबी की तरह कंसिडर किया जा सकता है। सो नेक्स्ट इसका सही जवाब होगा ऑप्शन A, नॉर्मल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
which of the following nursing action should be given highest priority? Okay, highest priority with admitting the patient into operative room. ये सवाल जो है ESIC चेन्नई की एग्ज़ाम में पूछा गया है मई 2012 को. सो आपको एडमिशन के बारे में या पोस्ट ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव के बारे में एक हाथ तो सवाल पूछ ही लेते हैं. सो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना सवाल को. इसके ऑप्शंस देख लेते हैं. लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पेशेंट का चेक करना चाहिए, या पेशेंट आइडेंटिफिकेशन एंड कंसर्न, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन एंड कंसर्न, ऑपरेशन के लिए जो कंसर्न होता है वो चेक करना चाहिए. देन पोजिशनिंग एंड उसकी स्किन प्रिपरेशन की गई है या नहीं ये चेक करना चाहिए, या वाइटल साइंस को चेक करना चाहिए. सो बेसिकली ये जो पूरे जो ऑप्शंस दिए गए हैं नियरली करेक्ट ही लग रहे हैं, फिर भी हमें इसमें से एक डिसाइड करना है. तो जो प्री ऑपरेटिव में एडमिट करते टाइम पूछा गया है प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए. सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू आइडेंटिफाई द पेशेंट एंड करेक्ट ऑपरेशन कंसर्न. मतलब पेशेंट को आइडेंटिफाई करे कि यही पेशेंट है जिसका सपोज पेशेंट का एब्डोमिनल अपेंडिक्स का सर्जरी होना है, तो पेशेंट का नाम एक बार कंफर्म कीजिए पेशेंट से वर्बली, और उसके बाद पेशेंट का सर्जरी पेशेंट से वर्बली कंफर्म कीजिए. उसके बाद पेशेंट से, या पेशेंट अगर कंडीशन में है तो पेशेंट का कंसर्ट ले लीजिए, या पेशेंट के रिलेटिव जो भी है ऑपरेशन से पहले उनसे उस पर साइन करवा लीजिए. ये 2 प्रायोरिटी वर्क होते हैं नर्सिंग प्री ऑपरेटिव नर्स के ड्यूरिंग बिफोर द सर्जरी. सो इसका जो सही जवाब होगा बी होगा, आइडेंटिफाइंग पेशेंट एंड करेक्टिंग द ऑपरेशन कंसर्न. So next question is, patient with O positive blood group waiting for the transfusion, but in the blood bank following blood group blood is not available. So which is the most appropriate one for the patient? ESIC चेन्नई के जो ESIC की चेन्नई की एग्ज़ाम हुई थी मई 2012 में, इसमें पूछा गया सवाल है. सो O पॉजिटिव रेसिपिएंट है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए वेट कर रहा है, बट उसको जो अप्रोप्रिएट मैच है वो ब्लड ग्रुप का वो ब्लड बैंक में अवेलेबल नहीं है. तो उसको अल्टरनेट जो ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा होगा जो पेशेंट को अप्रोप्रिएट रहेगा. मतलब आपको डोनर ढूंढना है इसमें से कौन सा है. तो ऑप्शन ए है ओ पॉजिटिव, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए ओ पॉजिटिव, ऑप्शन बी ऑप्शन ए ओ निगेटिव, ऑप्शन बी ए पॉजिटिव, ऑप्शन सी ए बी पॉजिटिव, और ऑप्शन डी एनी ब्लड ग्रुप. सो इसका जो इसका जो जवाब होगा उसका जवाब ढूंढने से पहले हमें एक चार्ट देख लेना चाहिए. ये देखो यहाँ पे रेसिपिएंट टाइप दिए गए, यहाँ पे डोनर टाइप दिए गए. सो यहाँ पे पेशेंट कौन सा है, ओ पॉजिटिव का पेशेंट है जो रेसिपिएंट है. ओके, यहाँ पे ओ पॉजिटिव का रेसिपिएंट है. तो इसमें से कौन सा ऐसा डोनर है जो ओ पॉजिटिव के पेशेंट को ब्लड डोनेट कर सकता है. सो यहाँ पे जैसे कि हमें पता है ए बी पॉजिटिव इज़ अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड ओ निगेटिव इज़ अ यूनिवर्सल डोनर. सो ओ निगेटिव पेशेंट तो है नहीं वहाँ पे, इसकी वजह से वो पूछ रहे हैं कि अल्टरनेट कौन सा होगा जो ब्लड डोनेट कर सकता है. तो उसका सही जवाब होगा ओ निगेटिव. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन विथ नो साइन ऑफ डिसीज बट मे ट्रांसमिट इट कॉल्ड. ESIC चेन्नई में 2012 का सवाल है ये. कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं वहाँ पे. सो इसका जो पर्सन है वो कोई साइंस नहीं है उसमें डिसीज़ के, बट वो डिसीज़ ट्रांसमिट कर सकता है. तो उसको क्या कहेंगे. ऐसे कौन से डिसीज़ है जो साइंस नहीं दिखाते बट फिर भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, ये आपको पहले पता होना चाहिए. सो ऑप्शन ए एन एलर्जिक पर्सन, बी इम्यून पर्सन, ऑप्शन सी अ रेजिस्टेंस पर्सन, डी अ कैरियर पर्सन. जो उसमें साइन नहीं है बट फिर भी वो ट्रांसमिट कर सकता है, इसका मतलब वो पर्सन कैरियर पर्सन होगा जो उसके साथ डिसीज़ कैरी कर रहा है. बट जब भी हम वो ऑप्टिमम प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तब वो इट मे कॉजेज द डिसीज़ टू अनदर पर्सन थ्रू द अप्रोप्रिएट मोड. जैसे कि अगर टीबी है तो वो ड्रॉपलेट के थ्रू स्प्रेड हो सकता है. बाकी के डिसीज जैसे कि HIV या बाकी के जो डिसीजेस है वो भी ट्रांसमिट हो सकते हैं. सो इसका जो सही जवाब होगा वो डी कैरियर पर्सन होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Z ट्रैक मेथड
इज़ यूज्ड वाइल गिविंग IM इंजेक्शन बिकॉज ऑफ। सो जो जेड ट्रैक मेथड होता है, आप सभी को पता होगा कि जेड ट्रैक मेथड जो हम इंट्रा मस्कुलर जो इंजेक्शंस देते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं, वो क्यों यूज़ करते हैं? सो फर्स्ट ऑप्शन इज सील द मेडिकेशन टू रिड्यूस द पेन, ईजी एडमिनिस्ट्रेशन एंड फास्ट एक्शन। जेड ट्रैक से दो या सीधी तरह से दो, IM में ही मसल में हम इंजेक्शन देंगे तो फास्ट एक्शन तो इसका जवाब नहीं होगा, ईजी एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं होगा, टू रिड्यूस द पेन एंड सील द मेडिसिन। सो फर्स्ट हम यहाँ पे एक डायग्राम में देख लेते हैं पहले, जिससे हमें पता चल जाएगा। सो फर्स्ट जो हम जेड ट्रैक में इंजेक्शन देते हैं वो टाइम में हमें थोड़ा सा पहले जो स्किन है वो वन साइड पुल करना पड़ता है। यहाँ पे देख रहे हो आप, स्किन को वन साइड पुल किया गया है। उसके बाद इंसर्ट द निडल इन डीप IM, यहाँ पे देखो पूरी तरह से निडल को इंसर्ट किया गया है। उसके बाद इंजेक्ट मेडिसिन, जो मेडिसिन है वो यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। उसके बाद विड्रॉ द निडल विड्रॉ करने के बाद स्किन जब रिलीज़ करते हैं वो स्किन पहली पोजीशन में आ जाती है, मतलब जहाँ से पंक्चर किया गया है वो पंक्चर करने वाला साइड जो होता है वो यहाँ पे चला जाता है, और जो मसल का जो पोजीशन है वो यहाँ पे रह जाता है। सो यहाँ पे उसका जो मेडिसिन जो भी है वो यहाँ पे मतलब मसल में चला जाता है। सो द फर्स्ट अप्रोप्रिएट आंसर कुड बी द सील द मेडिकेशंस। सो अभी जवाब देख लेते हैं पहले, जिसका जो सही जवाब होगा वो सील द मेडिसिन यही होगा। So next question is, nurse is caring for the client with a communicable disease while providing a isolation to the client. Which among of the following characteristics is most important for the nurse to know? जो नर्स है वो कम्युनिकेबल डिसीज़ के पेशेंट को ट्रीट कर रही है, ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, चीज़ें हैं जो नर्स को पता होनी चाहिए while treating the communicable disease patient? So option A is causative agent and mode of transmission. Then second option B is causative agent and treatment options. Then option D is human power and host. Then diagnostic methods are available. So इसका जो सही जवाब होगा वो पॉजिटिव एजेंट एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन नर्स को पता होना चाहिए, मतलब कौन से डिसीज़ के लिए कौन से डिसीज़ की वजह से पेशेंट यहाँ पर एडमिटेड है और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। जैसे कि सपोज़ अभी रिसेंट में कोविड हुआ था, तो कोविड का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है वो नर्स को पता होना चाहिए। अगर HIV का पेशेंट है तो HIV का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है ये नर्स को पता होना चाहिए, जिससे कि वो अप्रोप्रिएट प्रिकॉशन जो होती है वो कैरी कर सके, जैसे कि शील्ड, मास्क, ग्लव्स, देन एप्रन वाली वगैरह की चीज़ें जो होती है वो अप्रोप्रिएट प्रिपेयर करके पेशेंट को केयर कर पाए। सो इसका जो सही जवाब होगा वो ए होगा, पॉजिटिव एजेंट एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। So next question is, nurse is preparing injection insulin for the client. Which among of the following statement is correct? Two types of insulin should not be mixed. पहला जो स्टेटमेंट है जो है कि टू टाइप्स ऑफ इंसुलिन शुड नॉट बी मिक्स्ड, देन ड्रॉप रेगुलर इंसुलिन एंड देन NPH इंसुलिन, देन ड्रॉप लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन एंड देन शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, देन टू टाइप्स ऑफ सिरिंजेस एडमिनिस्टर डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलिन। इसका जो सही जवाब होगा वो ड्रॉप रेगुलर इंसुलिन एंड देन NPH इंसुलिन, यस, बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज डैश इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे को कौन से डे पे सेलिब्रेट किया जाता है? ये सवाल का जवाब तो सभी को आना चाहिए। मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है ESIC एग्ज़ाम का, एम्स एग्ज़ाम का, जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो JK के अंडर आता है। तो ये सवाल जैसे कि WHO, देन वर्ल्ड हेल्थ डे, देन WHO की इस्टेब्लिशमेंट, यूनेस्को की इस्टेब्लिशमेंट, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, लास्ट थीम क्या थी, ये सवाल तो पूछते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, अप्रैल 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सवाल जो है ESIC 2018 की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें पूछा गया है, इन एन इमरजेंसी व्हेन द पेशेंट इज़ अनेबल टू स्टेट हिज ब्लड ग्रुप, इट इज़ सेफर टू क्रॉस मैच विद डैश ब्लड ग्रुप। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है, पेशेंट अनकॉन्शियस है सपोज़, और पेशेंट जो उसका ब्लड ग्रुप है वो बताने की कंडीशन में नहीं है, तो कौन से ब्लड ग्रुप के साथ उसको क्रॉस मैच करना सही होगा। सो अभी हमने पिछली
पिछला क्वेश्चन ही देखा जिसमें जो यूनिवर्सल डोनर है, जो यूनिवर्सल डोनर होता है उसके साथ क्रॉस मैच करना कभी भी इफ़ेक्टिव रहता है, क्योंकि यूनिवर्सल डोनर का ब्लड मतलब वो किसी भी ब्लड ग्रुप के साथ मैच हो सकता है। इसका मतलब अभी आपने अगर पिछला सवाल अच्छे से तैयार किया होगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे देख सकते हो उसका ब्लड ग्रुप, इस जो पर्सन है जो अनकॉन्शियस है या वो बता नहीं सकता, उसका ब्लड इनमें से कोई भी हो सकता है, बट अगर उसका ब्लड ग्रुप हम ओ निगेटिव के साथ मैच करते हैं तो उसका ब्लड ग्रुप की क्रॉस रिएक्शन या उसको रिजेक्शन की कोई चांसेस नहीं होते, क्योंकि वो यूनिवर्सल डोनर है और ओ निगेटिव ब्लड किसी भी इंसान के लिए चल सकता है। सो इसका सही जवाब जो होगा वो ओ निगेटिव होगा। The next question is the highest rate of infant mortality in India is reported from. सो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट है इंडिया में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो इंडिया में है वो इनमें से कौन से स्टेट में ज़्यादा है? सो ऑप्शन ए इज़ मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी इज़ बिहार, ऑप्शन सी इज़ उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी इज़ ओडिशा। सो आप सभी को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी कौन से स्टेट में ज़्यादा है, देन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कौन से स्टेट में ज़्यादा है, ये सब पता होना चाहिए। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मध्य प्रदेश। The next question is first of all fetal heart sound can be assist. एम्स 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है ये। जो बेबी होता है, प्रेग्नेंट वुमन होती है, उसमें जो बेबी की फीटल हार्ट साउंड होती है वो हम कब कौन से वीक में असेस कर सकते हैं? सो ऑप्शन ए बिटवीन 2 to 3 वीक्स, ऑप्शन बी इज़ 8 to 10 वीक्स, ऑप्शन सी इज़ 10 to 12 वीक्स एंड ऑप्शन डी इज़ 16 to 18 वीक्स। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 8 to 10 वीक्स। Next question is when considering the principle of growth and development, remember that जो चिल्ड्रंस में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल होता है उसमें क्या रिमेंबर करना, मतलब कौन सी चीज़ अप्रोप्रिएट है इसमें? ऑल थ्रू डेवलपमेंट ऑकर्स इन ऑर्डरली सीक्वेंस, द रेट में वेरीज बिटवीन इंडिविजुअल। देन बी इज मोस्ट चिल्ड्रन कैन रन बिफोर दे वॉक। देन डेवलपमेंट ऑकर इवन with period of growth occurring every third year, and D option is all children should grow in same rate, all 4 stage year olds should weight within the 4 kgs of each other. So ऑप्शन डी तो गलत जवाब होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट, अकॉर्डिंग टू द नरिशमेंट, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द बेबी वो डिफ़र होगा। हर बच्चे का वेट तो 4 साल के बाद 4 kg इट्स इम्पॉसिबल। देन डेवलपमेंट ऑकर्स इवनली, द पीरियड ऑफ ग्रोथ ऑकर एवरी थर्ड ईयर, ये भी सही, ये भी गलत होगा। देन मोस्ट चिल्ड्रंस कैन रन बिफोर दे वॉक, मतलब जो बच्चा चल नहीं पाता वो पहले रन कर पाएगा। सो ये भी गलत है। सो यहाँ पे जो सही जवाब बनेगा वो ऑल थ्रू डेवलपमेंट ऑकर इन ऑर्डरली सीक्वेंस। जो ऑर्डरली सीक्वेंस होता है मतलब पहले बच्चा क्रॉल करेगा, उसके बाद वो सिटिंग पोजीशन में आएगा, उसके बाद वो सपोर्ट के साथ स्टैंड होगा, उसके बाद वो सपोर्ट के साथ चलेगा, उसके बाद विदाउट सपोर्ट चलेगा, उसके बाद रनिंग कर पाएगा या बाकी की जो एक्टिविटीज़ है वो करेगी। ये ऑर्डरली सीक्वेंस होता है जिसको कोई भी बच्चा कौन सी भी स्टेज में स्किप नहीं करेगा। सो देन उसके बाद द रेट में वेरीज बिटवीन द इंडिविजुअल, येस अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल टू चिल्ड्रन इट में वेरीज बिकॉज ऑफ द बेबीज कंडीशन, बेबीज नरिशमेंट, बेबीज डेमोग्राफिक कंडीशंस, इट में वेरीज। सो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नर्स यूज्ड द नर्सिंग प्रोसेस एज अ मेथड ऑफ, जो नर्सिंग स्टाफ होता है, जो नर्सिंग प्रोसेस मतलब हम उसको नर्सिंग केयर प्लान बोलते हैं, वो मेथड क्यों यूज़ करता है, मतलब उसके पीछे का ये क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? सो ESIC की 2019 की जो एग्ज़ाम है उसमें ये पूछा गया सवाल है। सो ऑप्शन ए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग and delivering the patient care, option B is communicating with the patient and family, then third is meeting a legal requirement and standard in nursing, then meeting public expectation of the nurse. So जो नर्सिंग केयर प्लान जो बनाती है वो पेशेंट के लिए होता है, तो पब्लिक एक्सपेक्टेशन का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं होता। कम्युनिकेशन और पेशेंट एंड फैमिली ये भी गलत है, तो इसमें जो बचते हैं वो मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट एंड नर्सिंग स्टैंडर्ड्स इन नर्सिंग एंड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिलीवरिंग द पेशेंट केयर। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड
डिलीवरिंग द पेशेंट केयर। मतलब जो भी नर्सिंग प्रोसेस बनाई जाती है तब पेशेंट के नीड्स को कंसिडर करके, पेशेंट को नीड्स को ध्यान में रख के उसकी प्लानिंग की जाती है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, थिंग्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, और पेशेंट को वो जो केयर होती है वो डिलीवर की जाती है। सो नर्सिंग प्रोसेस का मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है कि पेशेंट को ऑप्टिमम और क्वालिटी नर्सिंग केयर देने के लिए नर्सिंग प्लान बनाया जाता है। तो उसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिलीवरिंग द पेशेंट केयर। One nurse is responsible for complete care of the patient. It is known as प्राइमरी नर्स को, फंक्शनल नर्स को, ड्यूटी नर्स को, या इंचार्ज नर्स को। सो यहाँ पे जो इसका जो सही जवाब बनेगा वो होगा प्राइमरी नर्स। मतलब जो प्राइमरी नर्स जो होती है वो पेशेंट के बेड साइड में पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है, उसको प्राइमरी नर्स कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा प्राइमरी नर्स होगा। सो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि नर्सिंग फील्ड में मतलब जो नर्सेस हैं उनकी जॉब स्पेसिफिकेशन कौन कौन सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब दे हैव इन देयर हॉस्पिटल्स। इंचार्ज नर्स मतलब जो ग्रुप ऑफ नर्स होती है जो एक वार्ड में काम करती है, उनकी जो हेड होती है उसको इंचार्ज नर्स कहते हैं। उसके बाद सर्कुलेटरी नर्स होती है। सर्कुलेटरी नर्स जो ओटी में स्क्रब नर्स को हेल्प करती है ड्यूरिंग ऑपरेशंस। स्क्रब नर्स जो होती है वो ड्यूरिंग ऑपरेशन सर्जन्स को हेल्प करती है। इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स होती है जो उसका काम होता है कि हॉस्पिटल में इन्फेक्शन जो होता है, मतलब पेशेंट को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने की जो चांसेस होते हैं वो नर्सेस के द्वारा कम हो, उनको एजुकेशन देना, उनको मिनिमम एरर्स हो पाए उनसे, ये सब चीज़ें देखना, प्रॉपरली जो नॉर्म्स होते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल के वो प्रॉपरली फॉलो किए जा रहे हैं नहीं देखना, ये काम उनका होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कौन सा काम किस नर्स का होता है। सो आप ये सारी चीज़ों का पूरी तरह से, ये आपकी रेगुलर ड्यूटी में भी आपको हेल्पफुल रहेगी, और अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो वो भी आपको हेल्पफुल रहेंगे। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इन्फेक्टेड बैंडेजेस इज डिस्कार्डेड इन डैश डैश। ऑप्शन ए येलो बैग्स, ऑप्शन बी ब्लैक बैग्स, ऑप्शन सी ब्लू बैग, ऑप्शन डी रेड बैग्स। सो इसका जो सही जवाब होगा इसके लिए हमें जो हॉस्पिटल बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। सो आपको क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा? सो उससे पहले हम एक चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे जो बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन का चार्ट यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे जो सॉलिड बायोमेडिकल वेस्ट है उसका जो सेग्रीगेशन का चार्ट है वो पूरी तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। उसमें ये ब्लैक बकेट है, रेड बकेट, येलो बकेट, ब्लू बकेट एंड वाइट बकेट। सो जो ब्लैक बकेट होता है उसमें टॉक्सिक ड्रग्स एंड केमिकल वेस्ट इंक्लूड किया जाता है। जो रेड बकेट होता है उसमें सॉलिड वेस्ट, देन इन्फेक्शियर ड्रेसिंग्स एंड कास्ट, देन प्लास्टिक वेस्ट सच एज कैथेटर्स, देन सिरिंजेस, ट्यूबिंग्स, आईवी बॉटल्स। जो रिसाइक्लेबल वेस्ट होता है उसको उसमें डिस्कार्ड किया जाता है। उसके बाद येलो बैग होता है, उसमें एनाटॉमिकल वेस्ट, इन्फेक्शियस बैंडेजेस, गॉज, कॉटन्स, देन बॉडी ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, देन प्लासेंटा, इस तरह से चीज़ें जो होती है वो येलो बैग्स में डिस्कार्ड की जाती है। उसके बाद जो ब्लू कंटेनर आता है उसमें ऑल टाइप ऑफ ग्लास बॉटल्स, देन ब्रोकन ग्लास आर्टिकल्स, देन डिस्कार्डेड मेडिसिन, वाइल्स, एम्प्यूल्स जो होती है वो इसमें डिस्कार्ड किया जाता है। उसको डिसइंफेक्शन के लिए 1% क्लोरीन सोल्यूशन में भी डिप करके रखा जाता है। और जो लास्ट में जो वाइट कंटेनर आता है उसमें जो शार्प निडल्स जो होती है और जो ब्लेड्स होते हैं उसको इस वाइट कंटेनर में डिस्कार्ड किया जाता है। सो इसका जो आंसर बनेगा वो आपके हिसाब से क्या होगा? सो इसका जो आंसर होना चाहिए वो येलो बैग्स, क्योंकि येलो बैग्स में हम इन्फेक्टेड वेस्ट, बैंडेजेस, गॉज, कॉटन्स, देन ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, प्लासेंटा, जो भी होता है वो हम येलो बैग में डिस्कार्ड करते हैं। इसका जो सही जवाब होगा वो येलो बैग्स होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डैश इज़ द टेम्परेचर फॉर द टैपिड स्पंजिंग। सो आप टैपिड स्पंजिंग आपको पता होगा टैपिड स्पंजिंग क्या होता है, कब टैपिड स्पंजिंग करवाते हैं। सो बेसिकली जब भी स्पंजिंग 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्पंजिंग, मतलब पेशेंट को सुबह सुबह पेशेंट की बॉडी को वाइप कर लेना, वो एक प्रकार की स्पंजिंग होती है पेशेंट को फ्रेशन अप करने के लिए। एक होता है टैपिड स्पंजिंग और एक होता है कोल्ड स्पंजिंग। कोल्ड स्पंजिंग कब करवाते हैं और टैपिड स्पंजिंग कब करवाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सो पेशेंट का टेम्परेचर अगर 100 to 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो पेशेंट को हम टैपिड स्पंजिंग करवाते हैं। और अगर पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर
102 फ़ारेनहाइट टू 103 और 4 फ़ारेनहाइट के बीच में है तो उसको हम कोल्ड स्पंजिंग करवाते हैं। स्पंजिंग करने के पीछे का जो रीज़न है वो है कि पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर स्पंजिंग के बाद नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ बढ़े, इसकी वजह से हम उसको स्पंजिंग करवाते हैं। सो जो टैपिड स्पंजिंग करवाते हैं वो टाइम पे वो जो उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए। सो उसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा 27 to 37 Celsius. So next question is, which among of the following which is the largest burn? Which among the following is the largest burn? So option A anterior upper chest, option B face and neck, option C right leg, option D right arm. सो इसका जवाब ढूंढने से पहले हमें जो परसेंटेज डिवाइड किया गया है बॉडी में उसको हमने पहले डिस्कस करना चाहिए। जैसे कि रूल ऑफ 9 आपको सभी को पता होगा। जैसे कि जो आपके दोनों लेग्स होते हैं उसको 9% काउंट किया जाता है। देन बोथ आर्म्स कैन बी कैलकुलेटेड एज 9%। आपका चेस्ट और एब्डोमेन को 18% काउंट किया जाता है और बैक साइड की जो होती है चेस्ट और एब्डोमेन उसको 18% काउंट किया जाता है। सो यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लार्जेस्ट बर्न। तो एंटीरियर अपर चेस्ट, एंटीरियर मतलब आगे की साइड की ऊपर की जो चेस्ट है उसका वो लार्जेस्ट पार्ट रहेगा, नहीं वो नहीं होगा। देन फेस एंड नेक के लिए 4.5% ही दिया गया है, मतलब वो भी नहीं होगा। देन राइट लेग मतलब ये, तो राइट लेग को 9% काउंट किया गया है, तो राइट लेग को 9% काउंट किया गया है, तो ये अभी तक के लिए सबसे बड़ा पोर्शन हो सकता है। देन लेफ्ट आर्म को 4.5% ही काउंट किया गया, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा 9%। सो रूल ऑफ 9 आपको सभी को पता होना चाहिए, जिसमें कि किस तरह से कौन से पार्ट को कितने पोर्शन के लिए कितना परसेंटेज दिया गया है। अगर कोई पेशेंट आपके पास बर्न के लिए आता है तो आपको अकॉर्डिंग टू द बर्न पोर्शन आपको उसका कितना पेशेंट की बॉडी बर्न है वो आपको कैलकुलेट करना आसान हो सकता है, और आपको उसके अनुसार ही उसकी बॉडी फ्लूइड रिक्वायरमेंट, बॉडी फ्लूइड जो भी आप उसको देंगे वो कैलकुलेट करना बहुत आसान होगा। सो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा, जो लार्जेस्ट बर्न पेशेंट पे होगा। The next question is, an antenatal mother with a twin pregnancy for this time and already have one child, his mother is. So यहाँ पर ऑप्शन ए गया है G2P1, ऑप्शन बी G3P1, ऑप्शन सी G3P2 और ऑप्शन डी G1P1। सो आपको G का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। G मतलब ग्रेविडा, P मतलब पैरिटी, ए मतलब अबॉर्शंस, देन एल मतलब लाइव बेबी कितने हैं। सो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा G2P1, मतलब जो उसकी जो ग्रेविटरम है वो है 2 और पैरिटी 1 है, तो इसकी वजह से उसको हम G2P1 कहेंगे। और अगर सपोज़ उस बेबी वो मदर का इससे पहले कोई अबॉर्शन वगैरह हो गया होगा तो उसको A1 काउंट किया जाएगा। अगर अबॉर्शन नहीं हुआ तो A0। देन कोई लाइव बेबी उसका है तो L1, अगर लाइव बेबी नहीं है तो A0 आएगा। ऐसे उसकी जो जेस्टेशनल एज है वो कैलकुलेट की जाती है। देन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्शन ए सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन बी ओवेरियन कैंसर, ऑप्शन डी ब्रेस्ट कैंसर, ऑप्शन सी ब्रेस्ट कैंसर, ऑप्शन डी यूट्राइन कैंसर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेशेंट फेल्ट चिल्स एंड फीवर फॉलोइंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद पेशेंट को चिल्स एंड फीवर आ रहे हैं। देन आफ्टर स्टॉपिंग अ ट्रांसफ्यूजन व्हाट इज़ द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन। सो जब मतलब इसका मतलब पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शंस ये दिखाई दे रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद, सो वो टाइम पे नर्स को ऑप्टिमम एक्शन क्या होना चाहिए। टू एडमिनिस्टर NaCl, टू स्टॉप टिप ऑफ कैथेटर फॉर SC, and removal of cannula and apply pressure over the side
ऑफ इन्फ्यूजन ऑफ ब्लड, देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीपायरेटिक्स। सो इसमें सही जवाब क्या हो सकता है? सो एंटीपायरेटिक्स तो नहीं काम करेंगे वहाँ पे। रिमूवल ऑफ कैन, तो ये तो पूरी तरह से ही गलत है। देन ये भी सेंट टिप्स ऑफ कैथेटर्स फॉर, ये भी गलत है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ NaCl, मतलब आपको नॉर्मल सलाइन जो होता है वो पेशेंट का एडमिनिस्ट्रेट करके वॉल्यूम आपको वहाँ पे बिल्ड करके पेशेंट की जो फर्दर बॉडी की रिएक्शंस है उसको मिनिमम करने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें पेशेंट को इमीडिएट NaCl एडमिनिस्टर करके फिजिशियन को इन्फॉर्म करके आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर देनी चाहिए। Then next question is what is a normal prothrombin time? So prothrombin time मतलब पेशेंट का जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम वो क्या होता है नॉर्मली? सो बेसिकली जो 10 to 13 सेकेंड्स जो है वो पेशेंट का नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है। Patient want to get LAMA. What is the most appropriate action by the nurse? Option A, don't allow the patient to go. Option B, restrict the patient until doctor comes. Option C, sign all necessary documents and provide LAMA. And option D is inform physician. So don't allow patient to go. ये पहले तो हमें फिजिशियन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। फिजिशियन आके फिर पेशेंट को पूरी कॉम्प्लिकेशंस जो भी है जो फर्दर हो सकती है वो पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद पेशेंट को हम लामा प्रोवाइड कर सकते हैं और उसमें हम अननेसेसरी डॉक्यूमेंट पे पेशेंट की साइन लेके उस पेशेंट को लामा दे सकते हैं। सो फर्स्ट जो प्रायोरिटी एक्शन होगा वो होगा इन्फॉर्म फिजिशियन। और आपको सभी को पता होना चाहिए लामा के केस में लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस जो होती है उसमें पेशेंट अगर विलिंग नहीं है ट्रीटमेंट के लिए तो उसको मेडिकल केयर की ज़रूरत है, तो वो टाइम पे हम उसको काउंसलिंग करके पेशेंट को अच्छी तरह से समझा के पेशेंट अगर फिर भी ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू करना चाहता है तो हम उसको लामा दे देते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्ली साइंस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव शॉक कैन बी असिस्ट थ्रू ऑप्शन ए पल्स रेट, ऑप्शन बी टेम्परेचर, ऑप्शन सी कैपिलरी रिफिल टाइम, ऑप्शन डी पल्मोनरी रिएक्शन पिपिलरी रिएक्शन। सो जो पोस्ट ऑपरेटिव शॉक होता है मतलब ऑपरेशन के बाद अगर पेशेंट को किस तरह का शॉक हो जाए, शॉक कंडीशन में चला जाए पेशेंट, तो वो टाइम पे अर्ली साइंस क्या दिखाई देगा पेशेंट्स में? तो पिपिलरी रिएक्शन जो होगा वो पेशेंट एनेस्थीसिया से बाहर पूरी तरह से नहीं आया होगा, तो पिपिलरी रिएक्शन तो उसमें पूरी तरह से अच्छे से दिखाई नहीं दे सकता हमें। देन कैपिलरी रिफिल टाइम ये भी नहीं होगा। देन टेम्परेचर ये भी नहीं होगा। उसका जो सही जवाब होगा वो पल्स रेट होगा। पेशेंट की पल्स रेट है वो जो हाइक एक तो बढ़ेंगी या कम होंगी। सो वही आपको बता पाएंगी कि पोस्ट ऑपरेटिव शॉक में पेशेंट जा रहा है या नहीं। देन अर्ली सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया की जो कंडीशंस है उसमें पेशेंट अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? एक होती है डायफोरियासिस, देन साइनोपिया, वॉमिटिंग एंड हेडेक। सो हेडेक तो पेशेंट में अर्ली साइंस की तरह नहीं देखा जा सकता, वॉमिटिंग भी नहीं देखा जा सकता। उसमें पेशेंट को स्वेटिंग होती है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है पेशेंट में। द फॉलोड टू द कंडीशंस, पेशेंट की अगर जो BSL लेवल है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो जो ऑप्टिमम लेवल से अगर कम हो जाए तो वो टाइम पे पेशेंट को एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो टाइम पे ये साइंस हमें अर्लीली देखा जा सकता है। लैसिक्स एक्ट ऑन। सो लैसिक जो होता है वो जो लैसिक ड्रग्स है वो हमारे कौन से बॉडी पार्ट पर एक्ट करता है? सो बेसिकली लैसिक जो होता है वो हमारे रीनल फंक्शन पे एक्ट करता है। सो रीनल फंक्शन में भी जो हमारा नेफ्रोटिक सिस्टम होता है, ये जो यहाँ पे जो दिया है वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये जो दिया गया है वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। सो इसमें नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में लैसिक्स कौन से पार्ट पे अफेक्ट करता है? फर्स्ट ऑप्शन ए इज़ लूप ऑफ हेनली, ऑप्शन डी इज़ प्रॉक्सिमल PCT, देन प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबल, DCT, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबल एंड कलेक्टिंग डक्ट। सो आपको पहले पूरी तरह से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। उसमें आप यहाँ पे देखिए प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबल, ये जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबल है, ये जो है वो लूप ऑफ हेनली है, ये जो है वो डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल है और ये कलेक्टिंग डक्ट है। सो ये जो लैसिक जो एक्ट करता है वो मोस्टली नेफ्रॉन में
नेफ्रॉनिक स्ट्रक्चर में लूप ऑफ हेनली पे अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आशा इज नॉट पोस्टेड इन। सो आशा जो होती है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो होती है, जो मोस्टली रूरल एरियाज़ में काम करती है, एनएचएम जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर जो आशा ये पोस्ट है वो जो काम करती है वो इनमें से कौन सी जगह पे काम नहीं करती, ऐसा पूछा गया है। सो ऑप्शन ए इज़ विलेज लेवल, ऑप्शन बी सब सेंटर लेवल, ऑप्शन डी इज़ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ऑप्शन डी इज़ पीएससी। जो आशा जो होती है वो इनमें से कौन सी जगह पे काम नहीं कर सकती, मतलब उनकी पोस्ट नहीं होती। सो विलेज लेवल पे वो काम करती है, सब सेंटर लेवल पे भी वो काम करती है, जिनकी पॉपुलेशन सपोज उनकी पॉपुलेशन 1000 विलेज की पॉपुलेशन, तो एक पर 1000 पॉपुलेशन एक आशा को अलॉट किया जाता है। सो विलेज लेवल पे वो काम करती है। देन 5000 के पॉपुलेशन तक एक सब सेंटर अलॉट होता है, तो एक सब सेंटर के अंडर 5 आशाज काम करती है। और पीएससी जो होती है वो 5 से 6 सब सेंटर को मिला के एक पीएससी बनती है, तो आशा पीएससी में भी काम कर पाती है। सो मोस्टली इसका जो जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें आशा काम नहीं करती। सो यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है, फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर लास्ट फॉर डैश डैश आवर्स इन प्राइमी ग्रेविडा। ओके, सो जो प्राइमी ग्रेविडा जो मदर होती है उसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है लेबर की, वो कितनी आर के लिए चलती है। सो बेसिकली हमें पहले ये पता होना चाहिए कि लेबर के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। सो बेसिकली लेबर के 4 स्टेजेस होते हैं, 4 स्टेजेस में लेबर डिवाइड किया गया होता है। सो जो प्राइमी ग्रेविडा मदर होती है उसको फर्स्ट स्टेज में कितना ड्यूरेशन लगता है। सो यहाँ पे वीडियो में दिया गया हुआ है कि 4 स्टेज कौन कौन से होते हैं। सो फर्स्ट स्टेज जो होती है लेबर की वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने से टिल द सर्विक्स फुल डायलेशन तक फर्स्ट स्टेज होता है। सेकेंड स्टेज में वुमन पुशेस एंड गिव बर्थ टू द बेबी। थर्ड स्टेज में वुमन एक्सपेल द प्लासेंटा एंड फोर्थ स्टेज इज पोस्टपार्टम पीरियड जो होता है उसको 4 स्टेज कहते हैं। सो बेसिकली जो फर्स्ट स्टेज होता है वो स्टार्ट होता है ऑनसेट ऑफ द लेबर पेन एंड एंड्स विद द सर्वाइकल डायलेशन। सो उसे सर्वाइकल स्टेज भी कहा जाता है फर्स्ट स्टेज को। और एवरेज ड्यूरेशन जो होता है वो 12 to 11 आवर्स इन प्राइमी ग्रेविडा एंड 6 to 5 आवर्स इन मल्टी ग्रेविडा होता है। और फर्स्ट स्टेज में 2 फेज़ में डिवाइड किया जाता है, लेटेंट फेज़ एंड एक्टिव फेज़। सो यहाँ पे हमारा सवाल जो है वो है कि कितने आर के लिए फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन प्राइमी ग्रेविडा चलता है। सो यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा 11, जो 11 आर के लिए प्राइमी ग्रेविडा में लेबर का प्रोसेस फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर चलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज च्यूइंग टोबैको मे कॉजेस। टोबैको खाने से क्या हो सकता है, इम्पेयर्ड विजन, ओरल कैंसर, देन डायरिया एंड अल्सर। सो यहाँ पे डायरिया तो नहीं होगा, इम्पेयर्ड विजन भी नहीं होगा, यहाँ पे 2 ही बचते हैं, ओरल कैंसर और अल्सर। सो हमें सभी को पता है कि टोबैको खाने से मोस्ट कॉमनली कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती है, वो होती है ओरल कैंसर्स की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल यूट्रस वेट इज डैश डैश ग्राम्स। सो आप सभी को बहुत पता होना चाहिए जब नॉर्मल यूट्रस नॉर्मल कंडीशन में होता है तब उसका वेट कितनी ग्राम रहता है। सो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी 60 ग्राम्स। सो ये जो सवाल है जो ESIC 2015 की क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ न्यूनेटल मॉर्बिडिटी इन इंडिया में न्यूनेटल की मॉर्बिडिटी का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। ऑप्शन ए डायरियल डिसीजेस, ऑप्शन बी बर्थ इंजुरीज, ऑप्शन सी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ एंड ऑप्शन डी प्री मैच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट। सो इसका जो सही जवाब होगा वो प्री मैच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट इंडिया में पूछा गया है, इसकी वजह से इसका ऑप्शन प्री मैच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी सवाल ESIC 2015 की एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ सवाल है, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्बिडिटी इन इंडिया में मैटरनल मॉर्बिडिटी होने के कौन से ऐसे कॉमनेस्ट कॉज है। सो ऑप्शन ए इज़ अनीमिया, ऑप्शन बी इज़ हेमोरेज, ऑप्शन सी इज़ अबॉर्शन, ऑप्शन डी इज़ सेप्सिस। सो इसका जो सही जवाब होगा वो सेप्सिस नहीं होगा, अबॉर्शन भी नहीं होगा, अनीमिया या हेमोरेज दोनों में से एक हो सकता है। सो इसका जो सही जवाब होगा वो हेमोरेज होगा।
यस, इसका जो सही जवाब है वो हेमरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेकआउट ऑफ डिसीजेस इन कम्युनिटी इन एक्सेस, द नॉर्मल एक्सपेक्टेशन इज इपिडेमिक, पेंडेमिक, स्पोरेडिक एंड एंडेमिक। सो पहले हमें इपिडेमिक, पेंडेमिक, स्पोरेडिक एंड एंडेमिक का मतलब हमें पता होना चाहिए। इपिडेमिक जो होता है उसको हम वो क्या होता है, एपिडेमिक ब्रेकआउट ऑफ पर्टिकुलर डिसीज इन द कम्युनिटी इन एक्सेस फॉर्म दैन द नॉर्मल एक्सपेक्टेशन, जो होता है उसको एपिडेमिक कहते हैं। दैन पेंडेमिक इज अ ब्रेकआउट ऑफ डिसीज फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री, मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको पेंडेमिक कहते हैं, जैसे कि कोविड। दैन स्पोरेडिक इज अ प्रिवेलेंस एट इंटरवल ऑफ सिंगल पर्टिकुलर डिसअपियर केसेस ऑफ डिसीज़, मतलब पर्टिकुलर टाइम पे वो डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब सीजनल डिसीजेस जो होते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर सीज़न में वो डिसीज़ आता है और उसके बाद गायब हो जाता है, फिर एक बार उसका स्प्रेड जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, उसको स्पोरेडिक डिसीज़ कहते हैं। मतलब ऑन एंड ऑफ जो होता है उसको स्पोरेडिक डिसीज़ कहते हैं। और एंडेमिक जो होता है उसको द कंटिन्यूस प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिसीज विद एन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया इज एंडेमिक कहते हैं, उसको एंडेमिक कहते हैं। मतलब पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में कंटिन्यूस जो डिसीज़ प्रेजेंट रहता है उसको एंडेमिक कहते हैं। सो इसका जो सही जवाब बनेगा वो होगा ऑप्शन ए, एपिडेमिक। सो जब भी डिसीज़ कोई कम्युनिटी में ब्रेकआउट हो, नॉर्मल से ज़्यादा, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अगर हो तो उसको एपिडेमिक कहा जाता है। आफ्टर द डिलीवरी ऑफ 300 ग्राम वेटिंग बेबी बाय द primary para mother, nurse was waiting for the delivery of the placenta. Nurse, what is the expected weight of the placenta? So यहाँ पर मतलब प्राइमरी पैरा जो मदर है उसने 300 ग्राम वेट की बेबी को डिलीवर किया है, और सो नर्स जो है वो प्लासेंटा के लिए वेट कर रही है। सो व्हाट इज़ द नॉर्मल वेट द नर्स कैन एक्सपेक्ट ऑफ द प्लासेंटा? सो इसमें जो बेबी होता है उसकी 1/6 टाइम प्लासेंटा का वेट कंसिडर किया जाता है। सो यहाँ पर जो वेट होगा वो, सपोज़ बेबी का 300 ग्राम वेट है, उसको डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, जो वेट आएगा वो कंसिडर किया जाएगा एज अ प्लासेंटा वेट, उसको कंसिडर किया जाएगा। सो इसका जो सही जवाब बनेगा वो होगा 500 ग्राम्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट साइट ऑफ ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी? सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है तो इम्प्लांटेशन ऑफ ओवरी आउटसाइड ऑफ द यूट्रस, उसे कहता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो एम्प्यूला, इस्थमस, इन्फेंड्यूबुलम और इंस्ट्रास्टिशियल। सो आपको पता होना चाहिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो फॉलोपियन ट्यूब होती है उसके, इसका जो सही जवाब बनेगा वो होगा एम्पुला। क्यों होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा सर्विक्स है, ये सर्विक्स है, यहाँ पे आपकी ओवरीज है, ये ओवरीज है, और ये फॉलोपियन ट्यूब है। ओके, सो यहाँ पर मोस्ट कॉमनली जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं वो, मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब क्या है, इम्प्लांटेशन ऑफ द ओवरी आउटसाइड द यूट्रस, उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। सो उसकी जो 95% जो चांसेस रहते हैं वो उसकी प्लेसमेंट ट्यूबल में होने के चांसेस, फॉलोपियन ट्यूब में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो अगर यहाँ पे आपको बता देता हूँ जो कॉमनेस्ट टाइप है, मतलब जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के जो कॉमनेस्ट टाइप है उसमें एम्पुला में 70% चांसेस होते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के, इस्थमस में 12% चांसेस, यानी इंटरस्टिशियल में 2% चांसेस वो इम्प्लांट हो जाए। सो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा एम्पुला। फीटल लाई टाइप एज शोन इन द फोटोग्राफ इज नोन एज, ये जो पेशेंट जो चाइल्ड की पोजीशन दी गई है डिलीवरी के टाइम पे, इसको क्या कंसिडर किया जा सकता है? सो यहाँ पे ऑप्शन ए वर्टिक्स, ऑप्शन बी ब्रीच, ऑप्शन सी ऑब्लिक्यू, ऑप्शन डी ट्रांसवर्स। सो आपको पता होना चाहिए जो माल प्रेजेंटेशंस ड्यूरिंग डिलीवरी जो होती है वो कौन कौन सी तरह से होती है, वो पहले आपको पता होनी चाहिए। सो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि जो ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है वो किस किस तरह की होती है। एक होती है कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन, जो कि ये बच्चा है कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ब्रीच होगा। और कौन से माल प्रेजेंटेशंस है ड्यूरिंग लेबर, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं।
एक होता है सिफेलिक जो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, एक होता है ब्रीच जो हमने अभी देखा, एक होता है ऑब्लिक्यू और एक होता है ट्रांसवर्स। जो ऑब्लिक्यू और ट्रांसफर होता है इसको हम सिजेरियन सेक्शन या ब्रीच प्रेजेंटेशन में भी हम सिजेरियन सेक्शन अनदर ऑप्शन है डिलीवरी के लिए, जिसमें हम सिजेरियन सेक्शन के लिए जा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वजाइनल पीएच इज 3.8 to 4.5, 4.5 to 6.0, 5.0 to 6.5, 6.5 to 7.5। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 3.8 to 4.5 पीएच वजाइनल पीएच होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो सवाल है वो पहले से ही MSc के एग्ज़ाम में पूछा गया है। व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू अचीव अ प्रेगनेंसी? ऑप्शन ए मिडवे बिटवीन 7 to 8 days of ovulation, immediate after the sitting menses, 14 days after the beginning of the period, and 7th day before the next period is expected। सो इसको समझने के लिए हमें पहले जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो समझना बहुत ज़रूरी है। सो जब आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म होती है वो फर्स्ट जो 4 डेज़ होते हैं इसको छोड़कर 5, 6, 7 जो 7 डेज़ तक इनफर्टिलिटी पीरियड काउंट किया जाता है। ये ड्यूरेशन में जो बेस्ट टाइम कंसिडर नहीं किया जा सकता। उसके बाद 8, 9, 10 जो है वो सेमी फर्टिलिटी से 40 to 60% चांसेस होते हैं वो टाइम पे अचीव करने के प्रेगनेंसी। और मोस्ट इफेक्टिव जो पीरियड होता है वो 11, 12, 13, 14, 15, 16 जो पीरियड होता है, ये जो पीरियड है इसको मोस्ट फर्टाइल पीरियड कहा जाता है। उसके बाद 17, 18 एंड 19 जो है उसको सेमी फर्टाइल पीरियड कहा जाता है। और बाकी जो 20 to 26 या 28 डेज़ की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें इसको भी इनफर्टाइल पीरियड कहा जाता है। सो जब ओवरी से रिलीज होता है वो टाइम से जो फॉलोपियन ट्यूब में आता है, मतलब 11 to 16 डेज़ में वो फॉलोपियन ट्यूब में होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। सो वो जो ड्यूरेशन होता है वो 11 to 6 डेज, जो 6 डेज़ का ड्यूरेशन होता है वो ये होता है जहाँ पर मोस्ट फर्टाइल पीरियड होता है। सो इसका जो सही जवाब बनेगा वो होगा ऑप्शन सी 14 डे आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। ओके, जो इसका जो सही जवाब है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एज ग्रुप आइडेंटिफाई लाइज एज अ पनिशमेंट फॉर द मिसडीड्स। ये जो पीडियाट्रिक के बारे में सवाल है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है उसके रिलेटेड ये सवाल है। मतलब ऐसे कौन सा एज ग्रुप है जहाँ पर गलती करना इलनेस जो मतलब बीमार गिरना ये एज अ पनिशमेंट कहा जाता है, जो आपने गलत काम किया है इसकी वजह से। ऐसे बिलीव्स होते हैं। जो इन्फेंट होता है उसमें होता है, या टॉडलर बेबी होता है उसमें होता है, प्री स्कूलर जो चाइल्ड होता है उसमें होता है, और लॉन्ग स्कूल गोइंग चाइल्ड होता है उसमें होता है। इन्फेंट में तो नहीं होगा, स्कूल गोइंग में भी नहीं होगा। जो बचता है वो टॉडलर और प्री स्कूलर। सो यहाँ पर टॉडलर जो होते हैं वो उनका बिहेवियर अलग होता है, उनमें भी नहीं होगा। सो इसका सही जवाब होगा वो प्री स्कूलर होगा, ऑप्शन सी प्री स्कूलर। द टॉयलेट ट्रेनिंग नीड टू बी इनिशिएटेड एट द एज ऑफ। सो ये भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड ही सवाल है। जो बेबी है उसका टॉयलेट ट्रेनिंग कौन से एज में स्टार्ट कर देना चाहिए, ऐसा यहाँ पर पूछा गया है। सो इसका ऑप्शन ए इज़ 15 months, ऑप्शन बी इज़ ऑन 18 months, ऑप्शन सी इज़ ऑन 20 months, ऑप्शन डी इज़ 24 months। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा 18 months। मतलब बच्चा जब 1.5 साल का हो जाए पूरा तो वो टाइम पे हम उसको टॉयलेट ट्रेनिंग इनिशिएट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टाइल ऑफ लीडरशिप दैट डोमिनेट एंड कमांड्स द ग्रुप। ये नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सवाल पूछा गया है। इसमें पूछा गया है ऐसा कौन सा स्टाइल है जिसमें कमांड किया जाता है और जो सबऑर्डिनेट या बाकी के लोग हैं उनको डोमिनेट किया जाता है। ऐसी कौन सी लीडरशिप स्टाइल है, ये जो सवाल है वो पब्लिक हेल्थ नर्स 2015 और DSSSB के इस पे भी पूछा गया हुआ सवाल है। सो इसका ऑप्शन ए है ऑटोक्रेटिक, ऑप्शन बी इज़ डेमोक्रेटिक, ऑप्शन सी इज़ सिचुएशनल, ऑप्शन डी इज़ लेजीज फायर। सो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऑटोक्रेटिक होगा। हमें पहले लीडरशिप के टाइप पता होने चाहिए। ऑटोक्रेटिक लीडर मतलब कौन से लीडर
अलोन इस्टेब्लिश पॉलिसी मेकिंग एंड प्लान्स, और जो होते हैं वो ऑटोक्रेटिक लीडर होते हैं। डेमोक्रेटिक मीन्स होल टीम इज इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेशन ऑफ डिसीजस, डिस्कशंस और इन द डिसीजंस, उसको डेमोक्रेटिक कहते हैं। और जो लास्ट जो होते हैं डेलीगेटिव लीडरशिप या लेजीज फायर जो होते हैं, लीडर अलाउज द मेंबर टू मेक देयर ओन डिसीजंस, मतलब उन पे जो बाकी के लोग होते हैं उन पे लीडर का जो कमांड है वो नहीं होता, या लीडर को जो मैनेजमेंट या जो भी चीज़ें हैं उनसे कुछ लेना देना ज़्यादा नहीं होता। इसकी वजह से इस तरह की लीडरशिप वहाँ पे देखी जा सकती है। सो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑटोक्रेटिक होगा। सो अभी जो सवाल हमने देखे वो मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट एग्ज़ाम में पहले पूछे गए हुए ये जो टॉपिक्स थे, इनमें से एक सवाल कभी कभी 2 सवाल भी पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आपको ये टॉपिक प्रिपेयर होना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपको ये जो सवाल है वो हेल्पफुल रहेंगे आपके प्रिपरेशन में। अगर आपको कोई क्वेरी हो या कोई सजेशंस देना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप सजेस्ट कर सकते हो जो भी चीज़ें आपको हमें बतानी है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ सजेशंस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।